नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और युवाओं पर केंद्रित हमारी खास पेशकश बोलो बोलो मुंह तो खोलो में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और युवाओं की एक और एनर्जेटिक टीम हमारे साथ है। इनमें से कई चेहरे, या आप कह सकते हैं लगभग सभी चेहरे आपसे पहले मिल चुके हैं, आपसे बात कर चुके हैं और आज एक बार फिर बेहद इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर एक बार फिर हम बात करेंगे उनके साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर विषय पर जो मुझे तो बहुत परेशानी में डालता है, आपको भी यकीनी तौर पर डालता होगा और पूरे समाज को चिंतित करता है, और वो विषय है असंवेदनशीलता का। जो वल्नरेबिलिटी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि मोहब्बत, आँखों में प्यार और प्रेम कितना ज़रूरी है, लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी बुजुर्ग को आधार कार्ड दिखाने के नाम पर लगातार तमाचे मारे जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और वो मेंटली चैलेंज्ड हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं और आखिर वो दम तोड़ देते हैं। कारण पिटाई बेहिचक हो सकता है, लेकिन ये क्यों होता है? सड़क पर या समाज में ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ गई है कि कुछ 4 लड़के एक लड़के को मार रहे हैं और बाकायदे मोबाइल पर वीडियो बन रहा है। किसी स्ट्रीट डॉग को चौथी मंजिल से नीचे फेंका जा रहा है और उसका वीडियो बन रहा है। किसी लड़के या लड़की को या किसी को परेशान किया जा रहा है, टीज किया जा रहा है, वीडियो बन रहा है। यानी मानसिकता ये है कि अगर ये यूट्यूब या सोशल मीडिया पर गया तो लाइक्स कितने आएंगे। सड़क पर घायल पड़े हैं लोग, वो जो वीडियो बना रहा है वो कह रहा है एम्बुलेंस बुला भैया, पुलिस वाले को बोलो भैया, वीडियो बराबर बन रहा है। घायल अपनी बेबसी को समझ रहा है, गुजारिश कर रहा है कि मेरी पत्नी को फोन कर दीजिए, मेरे घर फोन लगा दीजिए। लगा रहा भैया, लगा रहा। अरे देखो कितना खून निकल रहा है। ये कौन लोग हैं सर? एलियंस हैं क्या ये? इनके भीतर दिल विल है कि नहीं है? और ये घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। आज हमारी कोशिश होगी कि युवाओं से हम बात करें, क्योंकि दौर इनका है, समय इनका है। 2022 में, 19वीं सदी की बात तो छोड़िए पीछे, 2022 के इस नौजवान के इस दौर में ये कौन लोग हैं जिन पर अधिकांश आरोप लगता है कि ये नौजवान ही हैं। चलिए, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। इसमें परिचय की एक शुरुआत हम करके सीधे विषय पर आएंगे। बताइए अपने बारे में। जी, मेरा नाम शिवम शुक्ला है। मैं वर्तमान में जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत से एमए डिप्लोमेसी लॉ एंड बिजनेस में आखिरी वर्ष का छात्र हूँ। नमस्ते, मेरा नाम दीक्षा मित्तल है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश में ही बचपन से पली बड़ी हूँ और अभी मैं करेंटली जॉब कर रही हूँ। हेलो, मेरा नाम सना अजहर है और मैंने एमए इन साइकोलॉजी किया है लास्ट ईयर, और अभी आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या बेहतर है मेरे लिए। हेलो, नमस्कार सबको। मैं मोना जिंदवानी, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर, करेंटली इन 4th ईयर। प्रणाम, मैं शुभम चौहान बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से शोध छात्र हूँ। जी, आशुतोष। नमस्कार, मैं आशुतोष मालवीय, नेहरू युवा केंद्र में स्वयंसेवक। नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा, एमए पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। मैं शुभम आपसे शुरुआत करूंगा, क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में भी अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से, जिम्मेदारी से उसका निर्वाह करते हैं। और शुभम के बारे में मैं बता दूं कि बहुत ही संवेदनशील हैं और समाज के लिए काम करने का जज्बा उनके मन में बहुत गहरा ही नहीं है, बल्कि वो कर भी रहे हैं। कैसे देखते हो शुभम? सर, मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मुझे ध्यान में है कि भगवत रावत जी की मैंने एक कविता पढ़ी थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आने वाले लोगों को कैसी दुनिया चाहिए, कैसी हवा चाहिए, कैसा पानी चाहिए, पर इतना तो तय है कि ढेर सारी करुणा चाहिए। आहा, वाह। उस करुणा के दौर में जब हम कहते हैं कि संवेदना की बात करते हैं तो एक शब्द आ जाता है कि हमारा व्यवहार किसके प्रति कैसा है। और वेदना, जब तक हम सामने वाले की आंखों में वेदना नहीं देख पाते हैं, उसकी करुणा नहीं देख पाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक प्रतिस्पर्धा के दौर में हम जी रहे हैं, जहां आपने कहा कि हम आत्म केंद्रित हो रहे हैं लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं होती, जब आपने कहा कि 70 साल 60 साल के बुजुर्ग के प्रति, जहां समाज में हम कहते थे कि बुजुर्ग हमारी संपत्ति है,
जिनकी आँखों, मैं तो ये कहता हूँ किसी बुजुर्ग की आँखें एक बार देख लेंगे तो उसमें इतना करुणा का संसार दिखाई देता है कि मुझे लगता है कि फिर उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार देखते हैं नज़रों में इतना आत्मीयता के साथ, इतना एकाग्रता कह लीजिए, उसको जीवन का 50-60 वर्षों का जो सार है, उस व्यक्ति को अगर किसी कारण से भी हम थप्पड़ या हमारा हाथ उठ जाता है तो वो कौन से कारक है जो हमको हमारे हाथ वहाँ तक उठकर जा रहे हैं। ये दिशा तय करे कि समाज की दिशा कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब हम घटनाओं को स्क्रॉल करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी सी बड़ी जो विभत्स या क्रूरता वाली घटना हमारे सामने आती है तो वो सोशल मीडिया के दौर में केवल उसने घटना का स्थान ले लिया है। ऐसी इतनी घटनाएं आती हैं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने एक को देखा पर दूसरे पर चले गए। तो बार बार जिस चीज़ को, घटना को हम इतनी ऐसी घटनाओं को देखते हैं तो मुझे लगता है कि मन पर वो ऐसी असर डाल रही कि नहीं, कहीं हुई होगी, सामने वाले का घर जल रहा है, मेरा तो अभी नंबर बाद में है। आप मानते ही होंगे कि जो लोग कर रहे हैं उनका इंसानियत से बहुत सरोकार नहीं है। सर, इंसानियत की श्रेणी में तो वो है ही नहीं। वो सरोकार ये कैसे कर सकते हैं लोग कि एक 1.5 साल की बच्ची से लेकर एक 80 साल के बुजुर्ग से लेकर सोते हुए लोगों के गले काट कर चले जाना, वो कौन लोग हैं, उनको लोग कहना भी और इंसान की श्रेणी में भी लेकर आना, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बात कही है। मैं सना की तरफ आऊँगा। मोना, आप सना को माइक्रोफोन दीजिए। और मैं देख रहा था कि शुभम निशब्द हो रहे थे, शब्द ढूंढ रहे थे वो कि किन शब्दों से इन आताताइयों को, इन बर्बर कृत्य करने वालों को मैं क्या कहूँ। मैं भी यही सोचता हूँ, मैं क्या कहूँ इनको, इनका क्या संस्कार है, इनकी क्या सोच है, इनकी क्या दृष्टि है। बरात, सना क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे इंसिडेंट्स हैं कि जैसा बताया शुभम जी ने कि हम एक वीडियो स्क्रॉल करते हैं और दूसरा आ जाता है, और ऐसे ही स्क्रॉल करते करते हमें गुस्सा भी आता है, हमें बुरा भी लगता है, हमें दुख भी होता है। उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और चेंजेस हमें दिखते हैं कहीं ना कहीं होते हुए, बट वो शायद कुछ कम लेवल पर हैं। और अगर लोगों का देखा जाए कि ये ऐसे कौन लोग हैं, तो सोसाइटी ही इन लोगों को बनाती है। आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि अफसोस का जो वक्फा हमारा है, जो समय हमारा है अफसोस जताने का, वो भी सोशल मीडिया रिडन ही है। कहीं थोड़ी देर के लिए अरे लाइक नहीं आया, किसी ने पसंद नहीं किया, चलो भूल जाओ, ऐसा ही है। ऐसी घटना हम देखते हैं, बहुत जल्दी मेमोरी से निकल जाती है। क्योंकि इतनी सारी घटनाएं हैं, एक घटना ख़त्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। हम एक घटना का पूरी तरीके से कंप्लेन फाइल होना, जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको सज़ा मिलना, उस तक तो पहुंच ही नहीं पाते कि दूसरी घटना हमारा माइंड डाइवर्ट कर देती है। तो ये लोग कौन हैं? ये लोग हम ही लोगों ने बनाए हैं, या हम लोगों में से कहीं ना कहीं वो उठकर आए हैं, क्योंकि सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इसी सोसाइटी का वो भी हिस्सा है और वो भी हिस्से हैं, हम भी हिस्से हैं। तो क्या चेंजेस हमें लाना चाहिए। और हम अपनी कॉलर ऊंची कह के गर्व से नहीं कह सकते कि हम वैसे नहीं हैं, क्योंकि वो हैं तो हमारा ही हिस्सा। बेशक। लेकिन अगर एक व्यक्ति पीड़ित है, उसको बहुत तकलीफ दी जा रही है, दूसरे सिरे पर तकलीफ देने वाला है, उसकी जहनियत का पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए? ये कौन, कैसे हुआ वो इतना पागल, इतना बर्बर क्यों हुआ, क्या कारण है, इस पर भी तो जाना होगा हमें। बिल्कुल, हमें ये भी देखना होगा कि हमारे समाज के बीच से ही निकले हैं वो, कहीं और से नहीं आए। जैसे कि आपने कहा एलियन नहीं है वो, तो उनकी क्या परवरिश रही है, उनकी कौन सी, मतलब किस घर में वो रहे हैं, किस समाज में रहे हैं, और किस समाज ने उनके ऊपर ऐसा क्या किया है कि वो ऐसे बन गए हैं आज। जब मैं किसी को तमाचा मारता नहीं हूं, मेरे हाथ उठते नहीं है किसी बुजुर्ग को देखकर, तो मुझ में और उसमें ये अंतर है। तो इसमें क्या क्या गैप है, मैं किस स्कूल में पढ़ा हूं, मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, मेरी सोसाइटी कैसी है, ये सवाल ज़रूर उठने चाहिए। जो ये घटना है ये पहली भी नहीं होगी और मुझे लगता है कि आखिरी भी नहीं होगी। जब इसने पहली बार ऐसा किया था तब उसके ही माता पिता, हो सकता है कि उस कम उम्र में रहा हो, पहली बार में यदि उसके माता पिता उसका कान खींचते, जो भी व्यक्ति हो, ये घटना 1-2 नहीं है और न किसी इंसान के साथ पहली है। कई बार हम देख लें बेंगलोर में घटना होती है, किसी कुत्ते के साथ कुछ मंजिल से फेंकने वाली चीज़ें होती हैं। आस पड़ोस के मुल्कों में देखते हैं तो पेंगुइन के साथ, और एक तो मॉनिटर लिजार्ड के साथ, एक यदि आपने सोशल मीडिया पे एक केस देखा हो, तो क्या विभत्स से उनकी मानसिकता है, कहाँ से होती है ये सारी चीज़ों पे। मतलब हमारे बीच में साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो और चीज़ों को समाज का अध्ययन होना चाहिए ऐसा कि इसका निष्कर्ष क्या होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। शिवम मिश्रा साहब बोलिए। इस विषय पे यही कहना चाहूँगा कि सर, ये जो आजकल घटनाएं एकदम से बढ़ रही हैं
और ये घटनाएं केवल मानवों के साथ नहीं हो रही हैं, पहले भी हमने देखा है कि हाथी के साथ एक घटना हुई थी, जानवरों के साथ भी हो रहे हैं, इंसानों के साथ। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। और जहाँ तक कानून की बात है, तो कानून में अभी तक ऐसे कोई प्रावधान क्यों नहीं किए गए हैं? एक जो शब्द है मॉब लिंचिंग, इसको लेके अभी तक हमारे कानून में क्यों कोई प्रावधान नहीं किए गए? इसको लेके अब हमारी सरकार प्रावधान तो हैं, लेकिन आप शायद कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस की बात कर रहे हैं कि जैसे कुछ निर्भया कांड के बाद हमने कुछ पॉक्सो एक्ट और तमाम चीजें जो आई हैं, इस तरीके की और ज्यादा इसको दंडनीय। हाँ जी जी कि आने वाले समय में लोग इसको बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इससे मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। मोना, आप क्या ऐड करेंगे? जैसे अभी उन्होंने कहा कि प्रावधान तो नहीं है, पर प्रावधान है। वेस्ट बंगाल, झारखंड और अभी कुछ ही टाइम पहले राजस्थान, यहाँ पे हैं प्रावधान। एंटी मॉब लिंचिंग बिल जो पास हुआ है, लेकिन फ़र्क ये है कि अभी कांड हुआ मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई बिल नहीं है। हम पूछते हैं कि क्यों नहीं है। ये तो पूरे इंडिया की कहानी है। हम देखेंगे कि अभी एक बेनिक्स केस हुआ था कुछ टाइम पहले, कोविड-19 के टाइम पे, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर ने मॉब लिंचिंग करी, एक बुज़ुर्ग और उनके बच्चे के ऊपर झूठा आरोप लगा के। तो अब जब हम देखते हैं कि ये सिर्फ हम लोगों के बीच में नहीं है, ये एक पुलिस अथॉरिटी भी कर रही है ऐसा, तो अब ये सवाल उठता है कि उनके दिमाग में उनकी क्या आइडियोलॉजीज़ हैं। वो एक पुलिस होके ऐसा कर रही हैं, जबकि उन्हें तो ये इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। ये चेहरे हैं, और ये अमेरिका से भी कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले जो तस्वीर हमने देखी थी कि एक वहाँ श्वेत और अश्वेत का इशू हमेशा से रहा है। एक पुलिस अधिकारी एक अश्वेत व्यक्ति के गले पर अपने घुटने का प्रेशर इतनी ज़ोर से डालते हैं कि वो कहता है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ये रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो हटते नहीं हैं और आखिर वो दम तोड़ देता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं आता हूँ दीक्षा, और दीक्षा के बाद मैं फिर शुक्ला जी की तरफ आऊँगा। जी सर, मुझे लगता है कि आज के दौर में हम इतना खो गए हैं लाइक्स और व्यूज़ के दौर में कि हमारी कहीं ना कहीं इंसानियत पीछे जाती जा रही है। अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है, जैसे कि आपने बोला कि हम उसको रिकॉर्ड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति को हेल्प दें। लेकिन सवाल ये है, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, पर वही अगर कभी आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे उस मौके पे? क्या आप ये सोचेंगे कि मुझे कोई हेल्प करे, मुझे कोई हॉस्पिटल पहुंचाए या कोई मेरी वीडियो बनाए? आप अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखिए, फिर आप सोचिए कि आपको कैसा लगता है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान में पैदा होते से ही नफ़रत भर जाती होगी। किसी की मेंटालिटी इतनी नहीं होती कि मुझे इनको मारना है। वो ऐसा बन गए हैं कि उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं बुजुर्ग पे हाथ उठा रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ। क्यों समझ नहीं आ रहा है? आपने उठाया। और ऐसा कुछ भी हुआ होगा उनके पास्ट में, जो उनके मन में इतनी नफ़रत भर गई हो। क्यों वो नफ़रत भरी है, वो चीज़ को सुनना ज़रूरी है। एक व्यक्ति सेवा कर रहा है, तड़प रहा है किसी की तकलीफ देकर, और एक थप्पड़ बरसा रहा है। क्या कहेंगे आप शिवम शुक्ला साहब? सर, सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम एक ऐसे समाज में बड़े हुए हैं जहां हमें इस बात को सिखाया गया है कि हम प्राणी मात्र से प्रेम करें, उसके प्रति करुणा को रखें। हमें यह कभी नहीं सिखाया गया कि हम किसी के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार करें। लेकिन सर, अगर हम बाजार को कब की बात कर रहे हैं? नहीं आप सर, बचपन से सामान्य घरों में जो हमें एक नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। 2022 में ये सब, माफ़ कीजिएगा, ये चीज़ें अब कहाँ बची हैं? और सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यह जो हम हिंसा की घटनाएं देख रहे हैं, यह कहीं ना कहीं किसी स्तर पर कहीं ये सरकार प्रायोजित या फिर जो उस सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं। सरकार से मेरा आशय राजनीतिक व्यवस्था से नहीं है सर। वह सिविल सर्वेंट, वह ब्यूरोक्रेट्स, वह तमाम व्यवस्था जो बैठी है, आप उनका व्यवहार देख लीजिए। वह अपने से कमतर या अपने से अधीन लोगों को किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। वहाँ पर वह करुणा, वह संवेदना, वह एक पीड़ा का भाव नहीं दिखाई देता। और यही कारण है कि जब लवासना जैसी एकेडमी से पढ़ाई
लड़ाई करने के बाद कोई व्यक्ति अपने चरित्र में करुणा और नैतिकता को नहीं ला पा रहा है, तो यह चीज़ें हमें सड़क पे तो दिखाई देती ही हैं, वह ज़्यादा विभत्स रूप में दिखाई देती हैं। और उसके बाद हमारा समाज दो वर्गों में बंट जाता है। एक वर्ग ऐसा होता है जो विपक्षी का एक पक्ष को सपोर्ट करेगा और दूसरा पक्ष दूसरे पक्ष को सपोर्ट करेगा। और जब तक समाज में इन घटनाओं के खिलाफ एक राय नहीं आएगी, यह सिर्फ हम महज इस बिना पे नहीं देखना बंद करेंगे। क्या आप लोग इत्तेफाक करते हैं कि एक राय हो सकती है समाज में? मुझे तो लगता है कभी नहीं हो सकती। हम इस प्रकार की सर जब अमानवीय घटनाएं होती हैं तो हमारा समाज चाहे जातियों में बट जाए, चाहे धर्म के आधार पे बट जाए, चाहे क्षेत्र के आधार पे बट जाए, यह एक प्रकार से श्रेष्ठतावादी मानसिकता के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। वह श्रेष्ठता चाहे धर्म को लेकर के हो, चाहे जाति को लेकर के हो। और यही कारण हम देखते हैं कहीं किसी दलित के साथ अत्याचार किया जाता है, घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता। तो इस प्रकार की घटनाओं मुझे लगता है ये एक किस्म का कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि श्रेष्ठता ये कैसे हो सकती है? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है सर। ये श्रेष्ठता तो प्रेम हो सकता है मानसिक रूप से सर, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका ये विचार कहीं ना कहीं एक ग्रंथि है, एक ऐसी ग्रंथि जो आपको डराती है, भयग्रस्त करती है, या कमज़ोर पर आपको कहीं ना कहीं अत्याचार करने का आप लाइसेंस, क्यों आप जाकर खली से तमाचा नहीं मारते हैं उसको? कहाँ है इनकी शूरवीरता? 6 लोग एक व्यक्ति को मारते हैं। सिनेमा में तो, फिल्म में तो हीरो कह देता है गरज के कि मैं निपट लूँगा आप सभी से, आइए एक एक करके। लेकिन वास्तविक जिंदगी में एक आदमी पर 6 भारी ही पड़ते हैं। शुभम, आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल कहा कि जहाँ सूरबीरता दिखाना है तो आइए सैन्य सेवाओं में जाइए, वहाँ पर अपनी सूरबीरता का प्रकटीकरण करिए। और जो लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं, हमारे समाज में एक संवेदनशील वर्ग जो है कई बार बहुत विषयों के प्रति संवेदनशील रहता है और उसका बहुत बड़ा वर्ग है, पर उसका तटस्थ होना भी कई बार मुझे लगता है कि जो जिसको सजग रहना चाहिए वो कई बार कई विषयों पे तटस्थ हो जाता है। इसीलिए कई बार ऐसी बार बार घटनाएं हमारे बीच में निकल कर आती है। और जैसे इन्होंने कहा कि ये अध्ययन करने का विषय है, ना तो ये पहली घटना है ना आखिरी घटना है। ऐसा पूरा सिस्टम, ऐसा तंत्र क्यों बन गया है कि नए नए लोग, मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये नई बीमारी है जो समाज में, जिसको चाहे हम चिकित्सीय तौर पे उसका अध्ययन का विषय भी ले सकते हैं सर। कि ये देखें कि आए दिन रोज़ घटनाएं आती, किसी ने प्रेमी ने प्रेमिका के कारण, या कोई ऐसी जो घटना है कि उसका हम अंतर ही नहीं समझ पा रहे, महीन अंतर नहीं समझ पा रहे कि हमें करना क्या था, हम कर क्या रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेडिकल तौर पर भी इसका सर व्यापक स्तर पर अध्ययन होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बहुत बढ़िया बात कही। सना, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कुछ अर्सा पहले इंदौर में, अभी भी होगा, एक सेंटर खुलता है जहां वो लोग जिनको बहुत तनाव होता है उनको बेसबॉल का एक बैट दिया जाता है और वहां चीज़ें रहती हैं जिनको आप तोड़ सकते हो गुस्से में। आप अपने बॉस से गुस्से में हो, पेरेंट से गुस्से में हो, समाज से गुस्से में हो, तो आप आइए और उन्हीं का प्रतीक मानकर, बड़ी अजीब बात है लेकिन पश्चिम की फिलॉसफी है, आप तोड़िए, आपका गुस्सा निकलेगा। सर मैंने एक मीम देखा था इंस्टाग्राम पे कि मेन विल गो टू वॉर बट विल नॉट गो टू थेरेपी। आहा, बहुत सुंदर बात है। मनुष्य जो है युद्ध के लिए तैयार है लेकिन उपचार के लिए राजी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सब लोग समझते हैं कि हम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा बीमार है, हम यही मानते हैं। बीमार है, इसमें गलती है, इसमें प्रॉब्लम है। या कभी कभार मेडिकल भी, भाई साइंस को भी नहीं मानते कि भाई ये तो जादू है। अब ये जो नेग्लिजेंस है कि हमें कुछ मानना ही नहीं है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारी फैमिली में प्रॉब्लम है या हमारे साथ कुछ खुद से प्रॉब्लम है या हमारे कोई चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं। ये जो गुस्से की आप बात कर रहे हैं, ये एक दिन में बिल्ड नहीं होता। जैसे कि सभी लोग इस चीज़ पे अग्री करते हैं कि ये फैमिली से उठकर आता है, ये बचपने से वो बच्चा देखता आता है। फैमिली है, सोसाइटी है, स्कूल है, सराउंडिंग है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, इकोनॉमिक पूरा इन्फ्लेशन में है दुनिया, पॉवर्टी की तरफ जा रही है इंडिया। तो ये हर एक एस्पेक्ट का एक मिला जुला एक मिक्स्ड वेब बन गया है एक इंसान। बिल्कुल ठीक है। क्या समाधान हो उस पर भी मैं आऊँगा। मोना, जैसे कि हम देखते हैं कि एग्रेशन मोस्टली यूथ में होता है, लेकिन हमने अपने हिस्ट्री में देखा है कि हर मॉब लिंचिंग या हर क्रांति में एक यूथ होता है, यूथ का एग्रेशन। लेकिन हम जैसे देखते हैं कि गांधीयन मूवमेंट, उसमें जैसा हुआ यूथ था लेकिन एग्रेशन का सही इस्तेमाल किया गया उस महात्मा गांधी ने उस समय। सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने एग्रेशन बुरा नहीं है, एग्रेशन किसी चीज़ के लिए, जैसे कि हम भी गुस्से में हैं ये मॉब लिंचिंग और इन सब को सुन के, लेकिन इस चीज़ का ये तरीका नहीं है कि हम इस चीज़ को एक नेगेटिव वे में लें।
हम उस चीज़ ठीक एक एग्रेशन का डायरेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। दो स्वरूप हैं, गरम दल, नरम दल, लेकिन दोनों का स्वरूप कंस्ट्रक्टिव है ऐसा मैं कहूँ कि नहीं, ये मैं विद्वानों पर छोड़ता हूँ। आप क्या कहेंगी दीक्षा? सर गुस्सा हम सबको आता है और उस गुस्से को सही जगह पे चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता आपको गुस्सा आता है तो बिल्कुल आता है सर। तो क्या करती हैं आप? सर मुझे गुस्सा आता है तो मैं थोड़ी देर के लिए सबसे बात करना बंद कर देती हूँ, उनसे भी जिनसे मैं गुस्सा हूँ। सबसे बढ़िया तरीका। फिर मैं चीज़ों को पहले रिवाइंड जाके मैं प्रोसेस करती हूँ कि क्या बोला, किसकी गलती थी और क्यों गलती थी और क्यों बोला गया। फिर जब मामला ठंडा हो जाता है, दिमाग ठंडा हो जाता है, फिर जाके क्लैरिफाई करते हैं, बात करते हैं। नहीं तो हम भी गुस्से में बोल देंगे, वो भी गुस्से में बोल आपने देंगे। अपने दोस्तों को गुस्से में कभी खोया नहीं होगा? सर मुझे गुस्सा आता है तो मैं उस टाइम जाके नहीं बात करती हूँ। जब मैं ठंडी हो जाती हूँ फिर मैं जाके बात करती हूँ कि मुझे लेकिन ये इसमें बात पे हमेशा बोली थी। आपके रिलेशन इंटैक्ट होते हैं, चाहे वो घर के रिश्ते हों या बाहर के हों। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। मालवी जी? सर हमें ये भी देखना चाहिए कि जो चीज़ें हम मतलब हमारे आहार में, व्यवहार में, विचार में आ रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम मतलब जो हमारे सामने क्या परोसा जा रहा है उसी से हमारा आहार और व्यवहार, मतलब जो हमारा व्यवहार है वो हमारे आहार आप ये पे मान रहे हैं कि रहता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमारे व्यक्तित्व पर, बाहरी कारक भी असर डाल रहे हैं? सर मुझे लगता है कि बाहरी कारण सबसे बड़े कारक हैं हमारे व्यवहार के लिए। हम सोशल मीडिया पे किस प्रकार की चीज़ें देख रहे हैं वो सना, थोड़ी आप थोड़ी इत्तेफाक करती हैं? वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठी होकर हमारे मस्तिष्क में ऐसी ग्रंथि बन जाती है, जब भी कभी वो टच होती है तो हमारा पारा अपने आप ऊपर चल जाता है बहुत। यानी हम इसका ऐसा इंटरप्रिटेशन, एक मिनट के लिए सना को दीजिए, हम ऐसा भी निकाल सकते हैं सना कि इस घटना में जो तमाचे बरसाए गए हैं उस बुजुर्गवार पर, ये देखकर कुछ लोग इससे, क्या मैं ये कहूँ कि इंक्लाइन भी होते हैं ऐसा करने के लिए? इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं। अगर उन्होंने पहले से ऑलरेडी वॉयलेंस को जस्टिफाइड तरीके से देखा है अपनी ज़िंदगी में, तो उनके लिए अगला वॉयलेंट अटैक करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये एक भयानक बात है। इसमें मीडिया की सतर्कता भी बहुत ज़रूरी है कि हम उन घटनाओं को बार बार ना दिखाएं। जैसा मनोचिकित्सक कहते हैं कि किसी सुसाइड पॉइंट को बार बार हाईलाइट नहीं करना चाहिए कि यहाँ से लगातार आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। मालवी जी? बहुत अच्छी बात आपने कही सर। जो सोशल मीडिया पे आजकल जो परोसा जा रहा है, और इसमें एक मैं सर्वे देख रहा था जिसमें बताया जा रहा है 40% युवा जो हैं बिना किसी भी चीज़ को देखे हुए कि ये सही है कि नहीं, उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा हमको देखने को मिलता है। तो एज फॉरवर्ड एज रिसीव्ड, बिल्कुल यही शब्दावली इस्तेमाल होती है उसके। बिल्कुल मतलब जैसा मिला वैसा भेज दिया। लोगों में इंतजार नहीं है, लोग बाग ये नहीं करते ऑथेंटिक उसको कि एक बार उसका पुष्टिकरण हो जाए उसके बाद उसको आगे भेजें। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारक हो जी। एक समाज के रूप में हमें यह बात देखनी होगी कि आने वाले वर्षों में हम परिवर्तन के लिए कैसे ला सकते हैं। मैंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कविता पढ़ी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत और एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन, यह किसी देश या समाज का नहीं बल्कि एक संपूर्ण राष्ट्र का पतन होता है। तो जब भी हम इस प्रकार की घटनाओं को देखते हैं तो यह सिर्फ हमारी एक वैश्विक छवि को भी प्रभावित करता है और इससे निपटने के लिए सरकारी स्तर पर सरकारों को प्रयास करना चाहिए। मनोचिकित्सक की जो आपने बात की वह सबसे महत्वपूर्ण है कि क्योंकि कई बार व्यक्ति बीमारी में ऐसा करता है तो उसका हम उपचार कर सकते हैं, लेकिन कई बार नैतिकता के अभाव में भी इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं तो उसके लिए भी हमें विमर्श करना चाहिए। मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी है कि ये युवा कविता भी पढ़ते हैं। दो युवाओं ने, बहुत, रावत साहब बड़े प्रिय कवि रहे हैं मेरे भी, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की अगर पढ़िए सर, जो युवा देख रहे हैं, मेरी बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो आगे निकल गया हूँ, बुज़ुर्ग होने की श्रेणी में हूँ, लेकिन इनकी बात सुनिए और पढ़िए कविता। कविता भी अपने साथ संवेदना का बीज लेकर आती है, कब आपके मन में रोप देगी और वो आपके साथ बड़ा होते होते वृक्ष हो जाएगा। शुभम? आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि मनुष्य जो भी सामाजिक जीवन में मस्तिष्क में भरण पोषण करता है, तो मुझे लगता है कि अपने जो विचारों की संवेदना का ही एक रूपता कविता है। तो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए नहीं तो प्रकृति। और सर एक चीज़, इतने लोगों ने जो बात की कि समाज, पर्यावरण, पूरा तंत्र जो हो रहा है, मुझे लग रहा है कि संवेदनशीलता का जो स्तर है वो केवल असंवेदनशीलता केवल मनुष्य स्तर पर नहीं है। हम उसको नदियों के साथ देख सकते हैं, उसको पौधों के साथ देखते हैं, वनस्पति के साथ देखते हैं, प्रकृति के साथ देखते हैं। जैसे हम नदियों का सीना चीर रहे हैं वैसे मनुष्य के चीरने के लिए तैयार हो गए। जैसे कुल्हाड़ी हमारी हरे वृक्ष पर चल जाती है, वैसे समाज में हम आसपास देख रहे हैं। कितनी तो सुंदर पूरा बात का आपने पूरा की। जो तंत्र और बहुत वातावरण सुंदर निर्मित हो रहा है वो केवल उसमें एक तत्व नहीं है, वो सारे। नहीं तो हम कहते थे हरी डार मत तोड़िए, लागे छूटा वाण,
दास मलुका यूं कहे अपना साजिब जान, पाती ब्रह्मा पहु पे विष्णु फूले फल महादेवा, ये तीनों तोड़ करे किसकी सेवा। तो इतना पूरा तंत्र समाज था उस समाज के बीच में। और मुझे अंत में सर मैं एक बात कहूँगा कि जब हम 100 लोगों के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, कॉलेज में भी जब ग्रुप्स में चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, तो एक हमारा वहाँ पर एक व्यक्तिगत ये रहता है कि मैं जो करूँगा मेरा समूह देखेगा। कुछ समस्या है तो समूह के साथ शेयर करूंगा, लेकिन जो भरे हुए लोग हैं, गुस्से में लोग हैं, वो अधिकांशतः कमरे वाले लोग मिलेंगे जिनका फोन और वो दोनों ही लोग हैं। बहुत तो अच्छी समूह बात। को बढ़ावा देने से भी बहुत सारी चीज़ों का बहुत समाधान सुंदर बात है। और देखिए जवाब देने का तरीका कितना भिन्न है। हम पर्यावरण जिसको हमने ही नष्ट किया है उसका जवाब हम कैसे देते हैं? घर में एक एसी बढ़ाकर, अपनी गाड़ी में और बढ़िया वाला एसी लगवाकर, या और ज़्यादा इनरिच एसी वाली गाड़ी खरीद कर जवाब देना चाहिए पौधे लगाकर। लेकिन हमारा जवाब क्या है? और उल्टा, एसी से ये प्रकृति और नष्ट होने की तरफ बढ़ रही है। बहुत संक्षेप में आप लोगों की क्विक रिएक्शन समाधान को लेकर। जी सर, कविता से बात हुई थी तो मैं कविता से ही समाप्त कर देता हूँ। सर विश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा था, उनकी ही ये जो कविता मैंने पढ़ी उसकी आखिरी पंक्तियाँ हैं कि आखिरी बात एकदम साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ़, चाहे वह तुम्हारे धर्म का हो ठेकेदार या फिर लोकतंत्र का स्वधर्म पहरेदार। तो हमें कभी भी करुणा से उन लोगों को नहीं देखना चाहिए, उनका पक्ष नहीं लेना चाहिए जो इस प्रकार की घटनाओं में शामिल है। और बाकी शुभम भैया ने जो बात कही कि अगर हम प्रकृति से प्रेम करना सीख लेंगे तो मानवीय प्रेम तो अपने आप धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। जी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जोड़ूंगा इसमें कि हर चीज़ को विवेक की कसौटी पर ज़रूर कसिए। जी दीक्षा, बहुत क्विक रिएक्शन आपका, फटाफट। सर एक लाइन है, इंसान बना के भेजा जिसने, इंसानियत ही देखेगा वो तेरी, आंखें मूंद के बैठा है पर नजरें हैं नहीं फेरी। वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात है। सना। सर मुझे ऐसा लगता है एक्सेप्टेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। एज ए सोसाइटी हमें हर एक मनुष्य को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर कोई भी ऐसा बिहेवियर है जो कि मैल अडेप्टिव है, जो कि गलत है, उसका ट्रीटमेंट होना प्रॉपर तरीके से, आई थिंक इट इज़ हाई टाइम नाउ कि अब हमें चालू भी कर देना चाहिए। बहुत सुंदर बात आपने कही। कंक्लूड करूंगा मैं इसी बात से कि ये कहीं समाज का गुस्सा है, एक ऐसा गुस्सा जिसको आप कहते हैं कि जैसे हम बात कहते हैं कि अच्छा कोलेस्ट्रोल और ख़राब कोलेस्ट्रोल, ये कुछ उसी तरह की बात है कि समाज में अच्छाई भी है लेकिन बुराई भी है। बुराई का कोलेस्ट्रोल बहुत तेज़ी से समाज रूपी शरीर को रुग्ण बना रहा है, बीमार बना रहा है। और यही वजह है कि आज हम बाहर निकलने से भी कई बार झिझकते हैं, खुद शायद नहीं, लेकिन हमारा युवा बच्चा या हमारा नाबालिग बच्चा जब वो बाहर जाता है तो इस दुनिया की बर्बरता को देखकर हम डरते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं उम्मीद से भरा हूँ और उम्मीद नहीं छोड़ती कविताएं। वो किसी अदृश्य खिड़की से हर आते जाते व्यक्ति को देखती हैं और बुदबुदाती हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगली बार एक और नए विषय के साथ बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आप